हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में नातेदारी व्यवस्था, उसकी संज्ञाएं और व्यवहार के बारे में। नातेदारी व्यवस्था जो है वो सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। समाज के संगठन और व्यवस्था से संबंधित जितने भी पक्ष और विशेषताएं हैं, जिनका अध्ययन समाज को समझने के लिए करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें नातेदारी जो है वो प्रमुख है। जो आदिम समाज है, या हम कहें कि आज के हमारे सभ्य समाज भी हैं, उनमें भी नातेदारी व्यवस्था बहुत प्रमुखता से अपना स्थान रखती है और सामाजिक संरचना का निर्माण नातेदारी द्वारा ही होता है। हम किसी भी समाज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम उसकी नातेदारी व्यवस्था को नहीं समझ लेते। इस संदर्भ में मुरडॉक नामक समाज वैज्ञानिक ने हमें बताया कि आदिम समाजों के अध्ययन में नातेदारी का विशेष महत्व रहा और इसीलिए मानव शास्त्रियों ने इस पर कार्य किया। नातेदारी के अंतर्गत विवाह, आयु भेद, लिंग भेद, पीढ़ी भेद, इन सभी बातों की चर्चा जो है वो की जाती है। विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर संबंध, कर्तव्य और अधिकार, सत्ता इत्यादि भी नातेदारी द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। अब हम यह समझते हैं कि नातेदारी जो है वो हमारे लिए समझने के लिए जरूरी क्यों है। नातेदारी को आप साधारण भाषा में बंधुत्व व्यवस्था या बहुत ही साधारण व्यक्ति के तौर पर रिश्तेदार कह सकते हैं। जो हमारे नातेदार हैं वे हमारे बंधु बांधव हैं, वे हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें इसे स्पेसिफिकली रूप से पढ़ना है और इसका अर्थ जानना है। विवाह जो है वो नातेदारी को जन्म देता है, क्योंकि विवाह और रक्त के संबंधों द्वारा नातेदारी जो है वो बनती है। अब विवाह क्यों किए जाते हैं? समाज में अगली पीढ़ी को लाने के लिए, कानूनी रूप से संतान को वैधता प्रदान करने के लिए जो है, और साथ ही साथ यौन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विवाह किए जाते हैं। और विवाह जो है वही परिवार और नातेदारी को जन्म देता है। व्यक्ति अपने नातेदारों के बीच स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि अपने नातेदारों के साथ उसके सामाजिक, आर्थिक और नैतिक हित जो हैं वो जुड़े होते हैं। हालांकि व्यक्ति समान भाषा बोलने वाले, अपने समान धर्म वाले, अपनी समान जाति वाले लोगों के बीच में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षित वो अपने नातेदारों के बीच में करता है। वह अपनी राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश बदल सकता है, लेकिन अपनी नातेदारी नहीं, क्योंकि इसमें रक्त का बंधन पाया जाता है। तो इस प्रकार से कई बार हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति अपने वंश के लोगों को जानने में गर्व का अनुभव करता है, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो लोग प्रतिष्ठित वंशावली से जुड़े हुए होते हैं वे हर जगह अपनी बात को बताते रहते हैं, और इस तरह से उन्हें एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जो है वो मिलती रहती है, और वे अपने आप को अपने नातेदारों से, पूर्वजों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि हम यह देखते हैं कि आदिम समाजों में नातेदारी का बहुत ज़्यादा महत्व था, लेकिन वर्तमान युग में भी, आज के वैज्ञानिक युग में भी नातेदारी जो है वो कम महत्व की नहीं है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि नातेदारी को एक सामाजिक तथ्य माना जाता है, क्योंकि नातेदारी जो है कई बार रक्त के संबंध ना होने पर भी, प्राणीशास्त्रीय रूप से संबंध ना होने पर भी
जिन संबंधों को समाज स्वीकार कर लेता है वे हमारे नातेदार हो जाते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है गोद लिए हुए बच्चे, जिनके साथ हमारे रक्त के या प्राणी शास्त्रीय संबंध नहीं होते, लेकिन फिर भी वे असली बच्चों के समान परिवार में पाले जाते हैं और उन्हें वही प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त होती है जो उस परिवार को प्राप्त होती है। यहाँ पर एक आदिम जनजाति टोडा जनजाति जो कि बहुपति विवाही जनजाति है, इसमें बताया जाता है कि बच्चे का प्राणी शास्त्रीय पिता कोई भी हो, लेकिन सामाजिक रूप से वही भाई पिता माना जाता है जिसने कि माँ के गर्भ धारण करने पर एक संस्कार पर सुतपिमी को किया हुआ हो। और इस प्रकार से वह यहाँ पर नातेदारी एक सामाजिक तथ्य बन जाती है और बालक का पिता भी वही कहलाता है। रक्त संबंधों को हम नातेदारी की आंतरिक व्यवस्था कहते हैं, जबकि विवाह संबंधों को इसकी बाहरी व्यवस्था कहते हैं। माना जाता है कि मनुष्य अपने नातेदारों से इतना लगाव क्यों रखता है, तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि मानव विकास की एक लंबी प्रक्रिया रही है और व्यक्ति लंबे समय तक उन समूहों में रहा जिनका आधार नातेदारी थी, क्योंकि वो उन नातेदारों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। एक व्यक्ति जो है वो अपनी मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के साथ नातेदारों के साथ रहता था। हम यह जानते हैं भली भांति कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, ना कि व्यक्तियों का समूह है। और सामाजिक संबंधों का जो निर्माण होता है वो मानव द्वारा की जाने वाली अंत्यक्रिया द्वारा होता है। अब जिन सामाजिक संबंधों से मनुष्य बंधे हुए होते हैं, यानी हमारे सामाजिक संबंध जो एक दूसरे के साथ हैं, ये सारे के सारे संबंध समाज द्वारा मान्य हैं, स्वीकार्य हैं, स्वीकृत हैं। हम उन्हीं संबंधों से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं जो से समाज ने मान्यता प्रदान की है। तो इस तरह से प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ संबंधों से बंधा हुआ है और यही नातेदारी का आधार भी बनता है। परिभाषाएं देखें तो लूसी मेयर ने कहा कि बंधुत्व या नातेदारी जो है वो सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त की करने वाली प्रक्रिया है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध हैं जो कि सामाजिक संबंधों की परंपरागत व्याख्या का आधार बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नातेदारी में हम उन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। तो इसी प्रकार से हम नातेदारी को एक सामाजिक तथ्य मानते हैं और जब हम इसको सामाजिक तथ्य मानते हैं तो हम दूसरे व्यक्तियों के साथ जिनसे हमारे नातेदारी के संबंध हैं उनसे कर्तव्य और अधिकार, सत्ता आदि के द्वारा भी जुड़े हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समाज में, आदिम समाजों में खास तौर पे शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो नातेदारी के बिना बताया जा सकता हो या जिसको हम समझ सकते हो। आदिम समाजों के पारिवारिक, वैवाहिक और अन्य सारे के सारे क्षेत्र जो हैं वो नातेदारी द्वारा ही तय किए जाते हैं और इन समाजों में सारी उपव्यवस्थाएं और जो कार्य हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नातेदारी द्वारा प्रभावित होते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक अमूर्त व्यवस्था है जो कि मानव की चेतना में विद्यमान रहती है। यह विवाह, मान्य संबंधों और वंशावलियों के द्वारा निर्धारित होती है। इसमें परिस्थिति, स्टेटस, भूमिकाएं, रोल, इनकी जटिल प्रथाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम नातेदारी की महत्ता को यहाँ पर समझ सकते हैं। धन्यवाद।